साथियों, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा द मोदी क्वेश्चन नाम से इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से एक शीर्षक नाम से एक वेब सीरीज शुरू की गई, एक सीरीज बनाई गई। इस सीरीज का पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया। इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर की बातें की गई। वहीं आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में उनके बढ़ते हुए कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की भी चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के दंगों का किस प्रकार से प्रोपोगेशन किया। इस हिस्से में गुजरात के दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात की गई है। अब इस कथित भूमिका वाली बात को 17 जनवरी को पहली बार एपिसोड बनाकर टेलीकास्ट किया गया, जिसे अगले दिन सरकार के द्वारा हटा दिया गया। बीबीसी ने 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन नामक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, इसका पहला एपिसोड YouTube पर रिलीज किया गया। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को ही YouTube से हटा दिया। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि डॉक्यूमेंट्री की पता लोगों को कैसे चला। तो ऐसी स्थिति में एक ट्वीट आप यहां पर देखते हैं प्रशांत भूषण का, जिसमें वो अपने साथ लिखते हैं कि जल्दी से देख लो, एक YouTube पर वीडियो डाला है, यह हो सकता है हटा दिया जाए। इन्होंने डाला और कुछ ही देर बाद जब इस पर क्लिक किया तो आप देखते हैं वीडियो इज अनअवेलेबल, यानी सरकार के द्वारा इस वीडियो को हटवा दिया गया। अब सवाल बनता है कि साहब ऐसी इन्होंने कौन सी बात डाल दी जो कोई सुप्रीम कोर्ट आज तक पता नहीं कर पाई, हाई कोर्ट पता नहीं कर पाई, एसआईटी पता नहीं कर पाई है, इतनी सारी कमेटियां बैठी वो पता नहीं कर पाई। इन्होंने ऐसी कौन सी बात डाल दी, आइए मैं आपको बताता हूं। असल में साथियों, यह रिपोर्ट पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है। कौन सी रिपोर्ट? देखिए, जब 2002 के दंगे हुए थे, गुजरात दंगे हुए थे, जिसमें कम से कम 2000 लोगों के मौत होने की खबरें बीबीसी कहती है, उसमें दावा किया गया है कि ब्रिटिश विदेश विभाग के द्वारा ब्रिटिश विदेश विभाग जो है ना, उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस रिपोर्ट में साल 2002 में गुजरात में जो हिंसा हुई थी, उसके अंदर माहौल बनाने में प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया गया है। आप पूछेंगे 2002 की बात 2021 में हो रही है, कहां रह रहे हैं ये लोग, हो क्या रहा है? तो साहब, बीबीसी का दावा यह है कि बीबीसी ने उस समय ब्रिटेन के अंदर जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के द्वारा अपने राजनयिकों, कूटनयिकों को गुजरात भेजकर गुजरात में वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जांच का निष्कर्ष निकलता है कि साल 2002 के जो दंगे थे वो गुजरात में एक सुनियोजित हिंसा का पार्ट थे, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ 2000 लोग मारे गए थे। यह एक फैक्ट है। और जैक स्ट्रॉ के उस राजनयिक ने अपनी ये सारी बातें रिपोर्ट बनाकर बीबीसी को सौंपी हैं और बीबीसी ने इस रिपोर्ट को अब डॉक्यूमेंट्री बनाकर के प्रस्तुत किया है। इसमें यह कहा गया है कि इस पूरी घटना के अंदर हिंदू इलाकों से मुसलमानों को खदेड़ने के लिए यह प्रॉपर तरीके से किया गया कार्य था। आपको गुजरात दंगे पता होंगे, नहीं भी पता है तो आज के मुद्दे में हम गुजरात दंगे आपसे चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मच ऑफ डिस्कशन ऑलरेडी हैज डन। फिर भी मैं आपको इतना सा बता देता हूं कि साथियों, गुजरात के अंदर 27 फरवरी 2002 को गोधरा के अंदर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था, जिसमें 59 लोग मारे गए थे, जो कि कार सेवक थे, जो कि अयोध्या से गुजरात लौट रहे थे। उन कार सेवकों की मौत होने के बाद गुजरात के अंदर दंगे भड़के और उन दंगों के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और पूरे गुजरात में लगभग 1044 लोग मारे गए। यह ऑफिशियल डेटा है जिसको बीबीसी 2000 बताता है। यह डेटा शुरुआत घटना की एक ट्रेन के अंदर कोच में आग लगाने से हुई थी, उसका परिणाम दंगे भड़कने से हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और 1044 लोग मारे गए। इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर एसआईटी की जांच देखी और एसआईटी ने फाइनली अपनी जांच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से क्लीन चिट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में आए थे। इससे पहले 2002 से लेकर 2014 तक केंद्र के अंदर जो भी सरकारें रही होंगी, उन्होंने भी अपने द्वारा प्रॉपर तरीके से इस घटना की जांच करने के लिए कई आयोग बिठाए और उन सभी आयोगों की रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में इन्हें क्लीन चिट अब तक दे दी गई है। इस क्लीन चिट के मिलने के बाद में खुद अमित शाह ने भी कहा था कि जब क्लीन चिट मिल चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो ऐसी स्थिति में कुछ पार्टियों, पत्रकारों और एनजीओ के द्वारा इतना झूठ बोला गया कि उनके आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल्प्रिट बताया गया था। अब उन लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन्हें क्लीन चिट दे दी है, ऐसी स्थिति में मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। यह मुद्दा भारत में तो अब शांत हो चुका है, लेकिन बीबीसी ने इसे फिर उखाड़ दिया है। बीबीसी की रिपोर्टिंग के ऊपर ब्रिटेन के ही एक एमपी के द्वारा हाल ही में उठाए गए प्रश्न है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के एमपी भी बीबीसी की इस रिपोर्टिंग से खुश नहीं है। उनका आरोप है कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है यह द्वेषतापूर्ण है। लेकिन इंडियंस ने भी इसका कहकर बदला लिया साहब। क्या कि बोले ठीक है, मोदी जी पे तो बहुत कुछ सुन लिया, कर लिया, हमारी देश की जनता डिसाइड कर लेगी, क्या सही क्या गलत डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर बेटा तुम्हें इतनी हिम्मत है ना, तो आओ अब मैदान में, अब तुम्हें चैलेंज देते हैं, अगर कर सकते हो ना तो जाओ और एक सीरीज करो चर्चिल के ऊपर। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि यार भाई साहब, ये चर्चिल कौन आ गया? मुद्दा चल रहा था मोदी जी का, मोदी जी के मुद्दे में चर्चिल की एंट्री कहां से हो गई? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, आपके सामने जो ट्वीट्स दिख रहे हैं, ये तमाम देशवासियों के वो ट्वीट्स के एग्जांपल हैं कि बीबीसी, अगर तुम इतना ही लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हो तो हम तुम्हें ओपन चैलेंज देते हैं, हिम्मत हो तो चर्चिल के ऊपर वेब सीरीज बनाओ। अब आपके दिमाग में अचानक सवाल आएगा, ये लोग चर्चिल अचानक चर्चा में क्यों ले आए? आइए अब मैं आपको बताता हूं। साथियों, असल में चर्चिल ब्रिटेन में एक बहुचर्चित नेता हैं। अब ये कौन है अब तो नहीं है, इनकी चर्चा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चर्चिल के नाम से ब्रिटेन में एक पुरस्कार दिया जाता है अच्छे लीडरों को। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, बोरिस जॉनसन की जब सरकार हुआ करती थी तो उस समय पर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रधानमंत्री को, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को यही पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? विंस्टन चर्चिल पुरस्कार। यानी चर्चिल इनके नेतृत्व में, इनके यहां पर बड़े आदमी हैं। तो भाई उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री करने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि ये हत्यारा है। कितने लोगों का हत्यारा है? 40 लाख भारतीयों का हत्यारा है विंस्टन चर्चिल। भारतीय डिमांड करते हैं कि अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तुम्हारे नेता के बारे में डॉक्यूमेंट्री करने की, तो उस हत्यारे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री करो जिसने 40 लाख भारतीयों को मौत के गले लगा दिया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसा क्या कर दिया था इसने? 40 लाख भारतीय कैसे मार दिए थे? कौन था? कब था? हमें भी बताओ। अब बताते हैं आपको। साथियों, ये व्यक्ति ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री है और ये व्यक्ति वो है जो 1943 में बंगाल में पड़ी भीषण भूखमरी का, भीषण जो भूख से मारे गए लोग थे, उसका जिम्मेदार है।
आप पूछेंगे इसके पीछे इसकी जिम्मेदारी तय कैसे कर सकते हो? सारे तथ्य मैं आपको दूंगा और साथियों यह भी बताऊंगा किस प्रकार से उस समय मुस्लिम लीग के द्वारा अपने स्वार्थी रवैये के चलते अपने आप को एक नया देश दिलवाने के लिए इनकी चाटुकारिता करते हुए 40 लाख लोगों की जान दिलवाने में मुस्लिम लीग के द्वारा इस चर्चिल का सहयोग दिया गया था। आइए अब चर्चिल की कहानी आपको बताते हैं। तो विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था और यह उसी पार्टी से हुआ करता था जिस पार्टी से आज ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, यानी यह कंजर्वेटिव पार्टी का नेता हुआ करता था। अब क्या है, आइए आपको चर्चा करके बताते हैं। ठीक है, आपकी चर्चा तो हमने कर ली बीबीसी वालों, अब तुम्हें ओपन चैलेंज हम देते हैं, चर्चा करनी है चर्चिल की करके दिखा देना। हम मानते हैं हमारी न्यायपालिका ने, हमारे लोकतंत्र ने, हमारे जनता ने जो भी निर्णय लेना है वो लेकर रहेंगे, क्योंकि आपके कहने से हमारे देश के अंदर फैसले नहीं होते। हमने खुद ने फैसले करने के लिए न्यायपालिका को दे रखा है, मुद्दा हो जाएगा जो फैसला होना है। अब तुमको हम इसी बात पर थोड़ा लोकतांत्रिक पाठ पढ़ा देते हैं, आओ थोड़ा मौका बराबरी का देते हैं। बेटा 1940 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन के एक अंदर प्रधानमंत्री हुए जिसका जन्म 30 नवंबर को हुआ था 1874 में, जिसका नाम विंस्टन चर्चिल था। और यह व्यक्ति उस समय प्रधानमंत्री था जिस समय भारत के अंदर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इसके नेतृत्व में जब विश्व युद्ध लड़ रहा था ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों का लीडरशिप कर रहा था अपने आप को, जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़वा रहा था ब्रिटेन को, उस समय भारतीय सेना भी युद्ध लड़ने के लिए गई थी। लेकिन उस दौरान इस व्यक्ति ने भारत के लोगों के हिस्से का अनाज युद्ध लड़ रही सेना को भेज दिया था। और जब इसको यह बात याद दिलाई गई कि यह भोजन भारतीय नागरिकों की भूखमरी का कारण बन सकता है, बड़ी मात्रा में लोग भूखे मर जाएंगे, तो इसने कहा कि मुझे भारतीय लोगों से 1% दिलचस्पी नहीं है, उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, ये जानवर हैं और जानवर की तरह ही ये संतानें पैदा करते हैं। इसने आरोप लगाया था भारत के ऊपर और कहा था कि मुझे भारतीयों के प्रति 1% भी अपनी तरफ से सहानुभूति नहीं है, क्योंकि ये खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, जानवरों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं इसीलिए मरेंगे, मैं इनकी मौत के लिए अपने सैनिकों को कुर्बानी नहीं दे सकता, इनके हिस्से का खाना युद्ध में भेज दो। ये था चर्चिल साथियों। अकाल के दौरान भूखे मरे 40 लाख लोग इस व्यक्ति के कारण, क्योंकि उनके हिस्से का पूरा की पूरा भोजन ये अपने सैनिकों के लिए ले गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की तस्वीरें छाप दे। क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल के अंदर सरकार हुआ करती थी मुस्लिम लीग की। उस समय बंगाल संयुक्त बंगाल हुआ करता था और संयुक्त बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग का शासन था और मुस्लिम लीग उस समय चाटुकारिता करने में लगी थी ब्रिटिशर्स का। कि क्यों? क्योंकि अगर देश विभाजन होगा युद्ध के बाद तो हमें एक अलग राष्ट्र मिलेगा। हालांकि उनके बद्दुआएं ऐसी लगी कि उन्हें आज वो देश भी उनको नहीं मिला, बांग्लादेश भी सेपरेट देश बनकर बैठ गया। यही संयुक्त बंगाल हुआ करता था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से मुस्लिम लीग ने मांगा था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस विंस्टन चर्चिल के द्वारा की गई हरकतें हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भूख के कारण साथियों हालात जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको जो आज तक इतिहास में नहीं पढ़ाया गया उस तथ्य को आप अगर जानेंगे ना तो एक बार के लिए आपको मानवता से विश्वास उठ जाएगा, आपके अंदर खून खौल उठेगा। साथियों हालात ऐसे हुआ करते थे भूख के कारण कि जो संयुक्त बंगाल था, जिसको आज पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल के नाम से आप जानते हैं, भूख के कारण मरने वालों की संख्या इतनी होती थी कि ढाका और कलकत्ता की सड़कों पर मानव कंकाल बिखरे रहा करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ट्रकों में मानव कंकालों को भरकर शहर के बाहर कहीं किसी और कोने में फेंकने का टेंडर जारी किया था। ये मानव कंकाल देखे नहीं जाते, इन्हें ट्रक में भरो और फेंक दो। आपके दिमाग में सवाल आएगा उस समय भारतीय कांग्रेस क्या कर रही थी। साथियों उस समय की कांग्रेस में भारत के अंदर महात्मा गांधी जी 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था, नेहरू जी को भी जेल में डाल दिया गया था, नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन एक भी नेता उस समय यह मांग नहीं कर रहा था कि जो भुखमरी से लोग मर रहे हैं उनके लिए कुछ करो, बल्कि ये सब नेता बैठ करके जर्मनी से युद्ध करने के लिए ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। इन्हें डर था कि जर्मनी के लिए अगर ब्रिटेन को कमजोर कर दिया तो संभव है कि भारत में जापान घुसाएगा। यह बात सुभाष चंद्र बोस को 1% पसंद नहीं आई साथियों, और उन्होंने इसी के चलते हुए यहां से निकलकर दुनिया की यात्रा की थी। यह बहुत तगड़ा विषय है। विंस्टन चर्चिल के बारे में कभी चर्चा होगी, आप खुद से कभी इस बारे में खोज कर पढ़ेंगे तो आपको अचानक लगेगा कि यार कुछ और ही था उस समय देश के अंदर। उस समय वायसराय लिनलिथगो हुआ करते थे। विंस्टन चर्चिल को लिनलिथगो ने आगाह किया था कि अगर आप लोगों ने इनका अनाज कहीं और भेज दिया तो एक बहुत बड़ा अनाज संकट अगले 3 महीने में आ जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने कहा नहीं, मैं नहीं सुनता इस बात को। और इस बात को सुनकर जब उसने जो शब्द बोले ना, आप खुद पढ़कर देखिए। यहां पर इसने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों से नफरत करता हूं, भारत के लोग जानवरों जैसे हैं, उनका धर्म भी जानवरों जैसा है, यह अकाल भारत के लोगों की गलती है क्योंकि वो खरगोश की रफ्तार में बच्चे पैदा करते हैं। और इस चर्चिल ने भारत के हिस्से का 400 किलोग्राम गेहूं, लगभग यहां पर आप देखिए 400 करोड़ किलोग्राम गेहूं, आटा 140 करोड़ किलोग्राम चीनी, 160 करोड़ किलोग्राम मीट, 4,09,000 जिंदा जानवर, 32 करोड़ किलोग्राम मछलियां, 13 करोड़ किलोग्राम चावल, 20 करोड़ किलोग्राम चाय पत्ती, 41 लाख लीटर शराब जमा करके रख ली थी और भारतीयों के हिस्से का अनाज उस युद्ध में भेज दिया था जो कि इनके वर्चस्व के लिए लड़ा जा रहा था। ये किस प्रकार के मानव थे जो अपने आप को मानव कहते हुए गर्वान्वित फील करते थे। ये था विंस्टन चर्चिल। बीबीसी ये तुम्हारे ही देश से है, हमें इस बात पर आपत्ति नहीं है कि तुमने क्या कहा, लेकिन अगर हिम्मत है तो इस पर बनाइए डॉक्यूमेंट्री, बताइए कि ये व्यक्ति भारत के लिए क्या विचार रखता था। इसके विचार, ये शब्द जो है ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखे हुए हैं। भारत में जब बंगाल के अंदर लोग भूख से मर रहे थे, ब्रिटेन के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे, हाथ में महंगी शराब के ग्लास लेकर भारत की गरीबी पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भारत के बड़े नेता इस चर्चा को अंग्रेज सरकार को कभी दोषी नहीं दिया। किसी भी इतिहास की किताब में उस भीषण भुखमरी के लिए कभी भी ब्रिटिश सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया। क्यों नहीं ठहराया गया? मैंने जैसा आपसे कहा उस समय संयुक्त बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार हुआ करती थी। राजनेता अपने मकसद पर लगा था। मुस्लिम लीग के राजनेता जिन्ना के नेतृत्व के अंदर अपने स्वतंत्र राष्ट्र की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनके लोग मर रहे थे, लेकिन किसी को किसी से सिंपैथी नहीं थी। जैसी करनी वैसी भरनी, तभी तो बंगाल का विभाजन हुआ होगा, तभी तो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के ऊपर बंगालियों को विश्वास उठा होगा, तभी तो 1971 के अंदर टुकड़े हुए होंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही थी मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसी को चर्चिल का सीक्रेट वॉर कहा जाता है। जितने लोग विश्व युद्ध में नहीं मरे साथियों, उससे ज्यादा लोग भूख से बंगाल के अंदर मरे थे। और उस समय कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इतिहास जवाब कांग्रेस के नेताओं से भी मांगेगा कि जिस समय आप जेल में बंद थे, गांधी जी आप अनशन कर रहे थे, और उस अनशन के दौरान जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे, आप सवाल ये नहीं कर रहे थे कि भाई भूख से जो लोग मर रहे हैं उनके लिए अंग्रेज सरकार आप कुछ क्यों नहीं करते। आप कह रहे थे कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। विभाजन से बड़ी विभीषिका, विभाजन के अंदर 10 से 20 लाख लोग मारे जाना डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन उससे ज्यादा 40 लाख लोग भूख से बंगाल के अंदर मारे गए, ऐसा भी डॉक्यूमेंटेड है।
गांधी जी ने 21 दिन की भूख हड़ताल की थी, लेकिन उसका उद्देश्य बंगाल विभाजन को रोकना था, ना कि विभीषिका के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराना। यह सवाल इतिहास आपसे बार बार पूछेगा, और आज के इतिहास में चूंकि ये पंक्तियां मिसिंग है, केवल हम जब पढ़ते हैं, अगर आप कभी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक पंक्ति लिखी जाती है जिसमें यह बताया जाता है भारत में भीषण अकाल इस साल हुआ, उसमें इतने लाख लोग मरे। अरे आजकल के विद्यार्थियों को जिस प्रकार की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, उस हिस्ट्री के अंदर अकाल के नाम पर केवल फैक्ट और फिगर याद करवाया जाता है, कारण नहीं पढ़ाए जाते जनाब। आप उठाकर देख लीजिए कोई सी भी किताब, चाहे विपिन चंद्रा हो, चाहे कोई और लिखा हुआ किताब लेखक हो, उठाकर पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा केवल इतना ही। उस दिन विभीषिका इस कारण से हुई थी, भयंकर अकाल पड़ा था, पानी की समस्या थी, विश्व युद्ध एक कारण था, इसके कारण इतने लोग मरे। कितने ही निर्दय, कितने ही असहानुभूतिपूर्ण तरीके से हम आज के इतिहास के अंदर अपने पूर्वजों की चर्चा करते हैं। यह दर्शाता है कि हम लोग शायद बहुत कच्ची मेमोरी के लोग हैं, लेकिन कोई नहीं जी, मीडिया है तो जब आप जैसी करोगे वैसी भरोगे। अगर आपने डिवाइड एंड रूल करने की कहानी शुरू की है, आपको लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम लड़ाकर देश के अंदर शांति फैलाओगे, तो भारत का युवा जाग चुका है। बीबीसी वो चर्चा करता है आपसे, हिम्मत है तो चर्चिल को लेकर आओ, हम तो अपना मुद्दा निमेट लेंगे। हमें पता है कि कौन सही है कौन गलत है, और नहीं भी पता है, हमारा अपना मामला है भाई। तुम इस मुद्दे को लेकर के ये दिखाना चाहते हो कि हमारे देश के अंदर क्या होता है, हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, 200 साल का इतिहास तुम्हें याद दिलाते हैं। अरे छोड़ो, 75 साल का इतिहास तुम्हें पुराना याद दिलाते हैं। नेताजी को थी इस बात की चिंता। सुभाष चंद्र बोस उस समय जो कार्य किया अपने बंगालियों के लिए, वो आज क्यों बंगाल के अंदर सुभाष चंद्र बोस को आज भी इतना पूजा जाता है? बड़ा कारण है साथियों, सुभाष चंद्र बोस को इस बात की बेहद जबरदस्त चिंता थी। उन्होंने कहा कि यह भुखमरी बहुत जबरदस्त है, यदि यह दुनिया में फैल गई तो इसकी वजह से बहुत मुसीबत हो जाएगी। दुनिया के कई देशों ने मदद की गुहार लगाई। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि मैं मदद नहीं लूंगा, मुझे भारतीयों से नफरत है। इस आधार पर विंस्टन चर्चिल ने भारत के लिए मदद नहीं ली। इस आधार पर साथियों 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने बंगाल के लोगों की मदद के लिए अंग्रेज सरकार को प्रस्ताव भेजा और कहा कि 1 लाख टन चावल अलग अलग जहाजों में भरकर भारत भेजा जा सकता है, जिससे लगभग 3 महीने के लिए कम से कम 16 लाख लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। विंस्टन चर्चिल ने साफ इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कूटनीतिक प्रयासों से जापान की सरकार को इस बात तक के लिए मनवा लिया था कि जापान सरकार ने कहा था कि आपके लोग मर रहे हैं, आपके मरते लोगों को अगर अनाज भरकर हम जहाज में भेजेंगे, चावल भेजेंगे, तो हम उस पर आक्रमण भी नहीं करेंगे। आपके जहाज से ले जाइए अनाज, वहां पर अपने लोगों को खिलाइए जो मर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल ने भोजन तक नहीं पहुंचने दिया और केवल बैठकर चर्चिल राजनीति खेलता रहा। चर्चिल उस समय भारत को इस तरह बचा रहा था कि कहीं जापान हमारे पास ना आ जाए, भारत पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि उसको सोने की चिड़िया को मारकर जो खाना था। बर्मा के अंदर जो अनाज के गोदाम थे उनको खत्म करवा दिया गया, कहीं जापान बर्मा आकर के भारत तक ना पहुंच जाए। ये तो अमेरिका ने जापान के ऊपर बम डाल दिया था, जिसके चलते जापान खुद ही पीछे हो गया था। चर्चिल ने तो पूरी तैयारियां कर रखी थी कि जापान अगर यहां आए तो उसे कोई संसाधन ना मिले, भले ही बंगाल के बॉर्डर के माध्यम से भूखा मरने के लिए लोगों को भी छोड़ दिया जाए। खैर, इसका परिणाम जो निकला वो सब जानते हैं। साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा की गई ये पूरी मेहनत, इतनी देर तक आपने मुझे नॉन स्टॉप 30-40 मिनट तक सुना है, अगर आपको लगता है कि हमारा द्वारा एफर्ट किया गया है जो आपके लिए सकारात्मक है, तो आपसे छोटी सी गुजारिश तो है, क्योंकि डेटा बताता है कि 70% आप में से व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। आपके साइड में बस एक सब्सक्राइब का रेड बटन दिया हुआ है, उसको जाकर क्लिक कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका फायदा ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। आपको